हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश अधिकृत सेवा चयन आयोग है उसके जो प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन है आज हम उन लोगों को सॉल्व करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और ट्रिक भी मैं बता दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आ गया पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का। पहले सॉल्व करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संचित खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की जो संचित खुदाई मतलब बहुत बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर खुदाई की गई थी, वो सर अलेक्जेंडर फ्लामिंग, जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फ्लामिंग नहीं कनिंघम है, कनिंघम सॉरी, कनिंघम ने 1814 से 1893 के बीच किया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इनको ही अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इनको इसका जनक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1853 में हड़प्पा की एक मोहर पाई थी। हड़प्पा में जो एक मोहर पाई थी उन्होंने, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। देखिए इन्हीं को ये पॉइंट याद रखिएगा। कहा है जबकि हड़प्पा सभ्यता के व्यापक खुदाई दयाराम सोनी, इन्होंने छोटे स्तर पर किया था जब ट्रेन की वो खुदाई चल रही थी, बना रहे थे। लेकिन उसके बाद इसके बारे में जब पता चला तो दयाराम सैनी को 1921 में इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पे इसकी खुदाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात आप एक ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि हड़प्पा की जो बात कनिंघम की कान में बताई, हड़प्पा की बात है जो कनिंघम ने कान में बताई थी। जो कासे कनिंघम में याद रखे थे। कान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात ही बताई जाती है। उसके बाद बड़ी बात दयाराम साहनी ने उन्हें फिर बताई। तो ऐसे आप याद रखेंगे, जो छोटी बात है वो कनिंघम ने बताई कान में, तो का से कनिंघम याद रखेंगे ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? तो ये आप लोगों को मिली है पुरानी राजाओं की मूर्ति। ये ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में मिली थी। एक मूर्ति आप लोग देखते होंगे बनी रहती होगी और टूटी सी रहती है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ वो पिक आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये वो फिगर है, देख लीजिए। जो पुजारी राजा की पिक है वो यही पिक है। और ये पैटर्न याद रखिएगा आप लोग, 3 पत्तियों वाला ऐसे करके पैटर्न बना है। 3 पत्तियाँ वाला पैटर्न बना और इसमें पहले लाल रंग भरा होता था आपने। और इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, इसकी ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर है। 17.5 सेंटीमीटर है और इसने एक साल ओढ़ रखा है। ये साल है, देखेंगे ध्यान से तो पहले कलाकारी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब भी बारीकियाँ हुआ करती थी। साल और ये दाढ़ी है उसके। और मतलब ये क्लियर नहीं है कि ये राजा है कि पुजारी, ये क्लियर नहीं है। तो बस इसे राजा और पुजारी दोनों एक साथ नाम ऐड करके बता दिया गया है। बाकी ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, और इसकी जो खोज हुई थी, हाँ इसकी खोज के बारे में जान लीजिए, 1927। भाई अगर आप लोग सिर्फ पेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग पढ़ेंगे, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और डीपली थोड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा कि 3 पत्तियों वाली ऐसे साल ओढ़ रखा है इन्होंने। 1927 ये याद रखिएगा। पुजारी राजा नाम याद रखिएगा। ये क्लियर नहीं है कि पुजारी है कि राजा, इसलिए पुजारी राजा इसे कह दिया गया है। और आँखें खुली हुई हैं इसकी, ऐसे करके इसमें बताया गया है कि इसकी आँखें खुली हुई, यही सब। और मूर्ति टूट गई है, काफ़ी पुरानी थी तो टूट गई थी। 17.5 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, ये वीडियो और एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसे करते हैं कि बनवाली सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है और ये किस राज्य में पाया जाता है? जो बनवाली है वो हरियाणा में पाया जाता है। और बनवाली, ऑप्शन डी सही है, बनवाली सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1973-74 में RS बिष्ट ने की थी।
आर.एस. बिष्ट ने की थी बनवाली की खोज। यह मिट्टी से बना, यहाँ पर एक मिट्टी से बना हल पाया गया है, मैं उसका फिगर अभी दिखा दे रहा हूँ। राखीगढ़ में भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिले, राखीगढ़ हिसार जिले में है। और ये जो है बनवाली, ये रंगोई नदी के किनारे है। और यहाँ पे अन्नागार और रक्षा के प्राचीर जो किले हैं वो भी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। बाकी गुजरात में धौलावीरी, लोथल, ये याद है आप लोगों को। राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ पे 3 स्थान, कालीबंगा में 3 स्थान है। यहाँ जो सबसे ऊंचा है, यहाँ अमीर लोग रहते थे और यहाँ शायद गरीब लोग रहते थे। लेकिन यहाँ जो ऊंचाई पे है ये काफ़ी व्यवस्थित है और यहाँ अमीर और राजा लोग रहते थे। चलिए, तो जो बनवाली में यहाँ एक हल पाया गया है, यहाँ पे जिक्र हुआ है कि वहाँ एक हल पाया गया है, तो उस हल का मैं पिक दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पहले खेती होती थी, इसलिए वहाँ अन्नागार है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। पिक देख लीजिए, एक हल का आप लोग पहले देखे होंगे, मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ वो पिक। कह रहे ये वो हल था, देख लीजिए, आप पहचानते होंगे, कुछ इस डिज़ाइन का बना हुआ था, नोकदार, बनवाली ज़िले में पाया गया था और हरियाणा में है वो। तो इससे याद रखिएगा कि हल से ही हरियाली होती है। तो ऐसे हाथ से हल, हाथ से हरियाणा का बनवाली ज़िला, इसमें हल पाया गया था, वो हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। पशुपति मोहर जो है, पशुपति मोहर, मूर्ति नहीं मोहर जो है, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। ये आप लोग देख लीजिए। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। कौन से स्थल से मिली है? तो ये भी मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। इसके बारे में डिटेल जान लो। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। फैंदोकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ये एक समय पाकिस्तान में है और वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बृहद स्थानागार मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाले पुजारी जो मैंने ऊपर बताया है वो है। और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, जो नर्तकी की एक मूर्ति है, एक मूर्ति थी, वो हाथ पैर ऐसे करके डांस कर रही थी, भगवान शिव का वो जो नृत्य है, उस वो नृत्य को प्रदर्शित करती है, वो कांस्य की मूर्ति है, बहुत फेमस मूर्ति है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली। तो जो पशुपति मोहर है, मैं उसकी आप लोगों को फिगर दिखा दे रहा हूँ ताकि याद रहे, और वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, वो आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट देख लीजिए, यही वो मूर्ति है, मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ये पशुपति मोहर वाला, ये हल्का सा टूटा है, देखिए मोहर सा लग भी रहा है, चौकोर आकार का है। तो इसे जब करते होंगे तो पशुपति की यह मूर्ति बनता होगा। तो ये पूछा जाता है बार बार, तो आज से आप लोग नहीं भूलेंगे। ये हल्का सा टूटा है और ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और इसके बारे में एक फैक्ट ये जान लीजिए कि जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बाकी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा सभ्यता का हाकरा मातृभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता थी? मतलब ये कहना चाह रहा है कि हकारा जो हड़प्पा कालीन स्थल था, उससे हकारा मातृभांड के भंडार जो शामिल हैं, उससे सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरण से पहले क्या उसकी बसावट थी, ये वो पूछना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कालीबंगन, श्रीगंगा जो राजस्थान में है, जो कि घग्गर और हाकरा के पाट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व के चरणों और मातृभांड आदि की प्राप्ति हुई। यहाँ से अंत्योष्टि संस्कार होता है जो बचपन में किया जाता है, कि तीनों संस्कार, समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, एवं दाह संस्कार के साक्षी, जन्म और उसके बाद का जो है और मरने पे जो यहाँ अंत्योदष्टि होती थी, उसके साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंका, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कालीबंका से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप वहाँ आया था कालीबंगन से, इसका साक्ष्य मिला है। कालीबंगन जो राजस्थान में है, ऐसे करके वहाँ 3 स्थान है,
एक ऊंचाई पर, मैंने बताया है ऊंचाई पर अमीर लोग रहते थे, बाकी नीचे गरीब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र भारत में यानी कि आज़ादी के 1947 के बाद। तो इसका ऑप्शन है कि कौन सा वो जगह है, वो रोपड़ में किया गया था। और किस सन में किया गया था? 1950 में। 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। खोज बी लाल ने की थी तथा 1953 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा, खोज बी लाल ने की थी रोपड़ की, और जो खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी, खुदाई करवाई थी। यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं, ये भी याद रखिए। पहली बात तो रोपड़ 1950 याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत से शुरू हुआ था। और ये कहाँ है? सतलज नदी, पंजाब प्रांत के सतलज नदी पर ये स्थित है। आप ऐसी तरह एक दूसरे से कनेक्ट करके जो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पंजाब प्रांत के सतलज नदी याद रखिएगा। और इसकी जो खोज की थी बी.एल. लाल ने, और खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। रोपड़ जिला पंजाब की सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था अभी 2023 में पूछा गया है वीडियो एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी लोगों का एक क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप लोग याद रखिएगा, हर लोगो याद कर लीजिएगा। वैसे आप इसका लोगो यहाँ पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, मैंने ऐसे तरीके से बताया है। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन यानी वाहन जो है सहनो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो वरुण को भारत का जो है भारतीय नौसेना ने उसे अपना लोगो दिया है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सहनो वरुणा है, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। इसका अर्थ ये होता है जल के देवता हमारे लिए वरुण शुभ हो। इस वाक्य में भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी और अंग्रेजों ने करवाया था इसको। इसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को अपना दिवस मनाती है। 4 दिसंबर याद रखिएगा। उसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। चलिए मैं इसका जो लोगो है उसका फोटो दिखा दे रहा हूँ, उसमें साफ साफ ये वर्ड लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए पिक। ये है भारतीय नौसेना का लोगो, जिसमें लिखा है देखिए सहनो वरुणा लिखा है, ब्लू कलर का होता है, देख लीजिए भारतीय नौसेना का ये लोगो है। तो ऐसे ही लोगो आप जितने भी भारतीय जल सेना जो है ये, उसके बाद थल, फिर एयरफोर्स, इन सब का आप लोग लोगो याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा और भी ट्रिक साथ बता दूंगा, जिससे याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। इससे एक अंदाज़ा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन अब यूपी ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह के, तो आप ऐसे ही पढ़ लिए, कुछ भी मत पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो वेदों का अंतिम भाग, तो उसे कहा जाता है उपनिषद। वेद के बाद उपनिषद। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं, आप लोगों को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद तो है ये सबसे नया है, मतलब वेदों में सबसे बाद में ये बना था। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, यों उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। पहले याद रखिए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद वेदों के 4 घटक है। अगर पूछा जाए वेदों के कितने घटक हैं, तो 4 घटक। इनमें से उपनिषद वेदों का अंतिम घटक है। उपनिषद जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका अंतिम निषद है। इसी कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। वे और अंत, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें से 13 प्रसिद्ध है। 13 उपनिषद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखिएगा बस, जो वेद हैं उनके अंतिम होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दिफदफी, इसको कहा जाता है, दिफदफी के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे कहते हैं ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त कहते हैं।
मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती और दसदती नदियों के संगम पर स्थित है। ब्रह्मावत प्रदेश में ऋषियों के वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना है। यहीं पर ये लोग रचना किए थे ब्रह्मावर्त इसी नदियों के किनारे, इसलिए इसे जो दो नदियों के बीच का भाग है उसे ये कहा जाता है। यहीं पर वेदों का निर्माण हुआ था। वेद और वैदिक ग्रंथ यहीं लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि जो ऋषि विश्वामित्र थे, उनके बीच और जो दो नदियाँ थीं वो दो नदियाँ कौन थी जिनके बीच संवाद हुआ था? तो वो दो नदियाँ थी, इसका क्या नाम है, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज है, इन्हें कुछ और नाम से जाना जाता है। विपाशा, देखो ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी एक कथा है, नामक कथोपदन है, एक कहावत है जिसमें विश्वामित्र और सुरुद्र और विपाटा, इसे विपाशा भी कहा जाता है, सुतुद्र और विपाटा नदियों के मध्य संवाद हुआ था। इन नदियों का वर्तमान नाम ब्यास और सतलज है। ये हाँ, ब्यास और सतलज में याद कर रहा था, ब्यास और सतलज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति है, वेद जो गद्य है, गद्य रूप में लिखा गया है वो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य के क्रम में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अधुर्व याद रखिएगा, अधुर्व कहा जाता था। इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये पूछा जाता है भाई कि जो यजुर्वेद है इसके कितने भाग हैं? तो एक तो कृष्ण है और एक शुक्ल है। कृष्ण और शुक्ल दोनों, इनका मतलब कृष्ण भगवान का पर्यायवाची को ही शुक्ल कहा जाता है। तो ऐसे ही पर्यायवाची नहीं है, इसका शायद अपोजिट है कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दोनों, ये बस याद रखिएगा। और जो इसको जो पढ़ता है उसके पुरोहित को अधुर्व कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो यजुर्वेद और अथर्व ये मैच भी कर रहा है, इससे मिलता जुलता है, तो ऐसे ही करके हमने भी याद रखा है, तो आप भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। सूरसेन यहाँ के राजा थे। वो राजा जो सूरसेन थे वो शायद कंस के पिताजी थे, उनका नाम सूरसेन था। तो कंस ने फिर उन्हें बंदी बना के उसमें डाल दिया था। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी उस समय मथुरा थी। कंस मथुरा का राजा भी बना था। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये कॉमन बात है, सबको पता होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि और भी इसमें बताया गया है कि सूरसेन का तो मथुरा है, वज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, अंग का राजा कर्ण था, चंपा, और काशी तो बनारस का ही नाम है, तो काशी बनारस याद ही रहेगा। अंग से अब कर्ण यहाँ का राजा बना था, उससे याद रखें। महाभारत का कर्ण जो था यहाँ का राजा बना था। वज्जी वैशाली और सूरसेन मथुरा, ये सब याद रखिए, ये क्वेश्चन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये फेमस क्वेश्चन है। तो भगवान महावीर स्वामी को ये जिम्भिका ग्राम है, यहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये भी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। भगवान महावीर जन्म ये 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था।
गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ का अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान मग्न हो रहे थे, वो कौन सा स्थान है? तो ये है डुंगेश्वरी गुफा। ये भी 2023 पेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका व्याख्या देख ले रहे हैं। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल, लगभग 6 साल तक तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नाम की महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध की यहीं मध्यम मार्ग ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं उन्हें ज्ञान की मतलब शुरुआत हुई थी। मध्यम मार्ग का ज्ञान उन्हें यहीं डुंगेश्वरी गुफा में प्राप्त हुआ था। तो ये सब आप याद रखेंगे। 6 साल तक उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, 6 साल तक। उसके बाद वो बोधगया चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं की पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था? तो महिलाओं की जो पहली बार नियुक्ति किया गया कि किस संघ में? वैशाली संघ में। उससे पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं नहीं रहती थी, वैशाली संघ में। इसका व्याख्या देख ले रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी तो धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह किया था। जो आनंद था, आनंद एक नाम था, प्रवेश आनंद के लिए आग्रह वैशाली में दिया गया था। और प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ कोटा ग्रामशाला, ये कोटा ग्रामशाला है नामक विहार बुद्ध दान में दे दिया था। बुद्ध को यहाँ के दान में दिया था वैशाली लिच्छवियों ने यहाँ के कोटा ग्रामशाला को बिहार बुद्ध को दान दे दिया था। याद रखिएगा, पहली बार वैशाली जो बुद्ध संग्रह हुआ था स्थली, वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश के लिए पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं नहीं आती थी, महिलाएं नहीं रहती थी। तो फिर आग्रह किया गया, लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने फिर अनुमति दे दी, तो महिलाएं इसमें शामिल होने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तो मौखिक रूप से, पहले कोई कापी किताब होता नहीं था तो शिक्षाएं ऐसे बोल के ही दी जाती थी। उन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। तो वर्तमान में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये वल्लभी गुजरात में इस समय इनका जो है वो उपलब्ध है। सारी चीज़ें जो लिख के रखी गई हैं वो सब वल्लभी गुजरात में है। चलिए व्याख्या देख ले रहे हैं। इसका व्याख्या है कि महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संधि थी जो 513 से और 526 के बीच हुई थी के समय वल्लभी गुजरात में किया गया था। यहाँ कुल 12 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। संगीत की अध्यक्षता देवार्थी क्षमा श्रमण ने की थी। इसकी जो अध्यक्षता की, इनका नाम याद रखिएगा, देवार्थी क्षमा श्रमण ने किए थे। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में किया था। स्थूलभद्र प्रथम का स्थूलभद्र ने किया था पाटलिपुत्र में, और जो द्वितीय था वो जैन संगीत ही इन्होंने किया था। अरे क्या नाम है इनका, देवार्थी क्षमा श्रमण ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया कि महावीर स्वामी को जिन नाम से जाने जाने लगा। जिन का अर्थ क्या है? मतलब महावीर स्वामी को जिन नाम से लोग उन्हें जिन कह के बुलाने लगे थे। तो जिन का जो अर्थ है वो पूछा गया है। तो इसका अर्थ है विजेता, जिन्होंने, और वो विजेता नहीं, जिन्होंने मन और योग और इन सब पे जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है उन्हें कहा जाता था जिन। तो इसका अर्थ हो जाएगा विजेता। महावीर स्वामी को व्याख्या है कि महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हुई थी, जिन उपाधि से विभूषित किया गया था। जब केवल्य मिल गया था तो उन्हें जिन उपाधि से विभूषित कर दिया गया था। यहाँ जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्हें अर्ह यानी योग्य, निर्गण यानी बंधन रहित, जो बंधन किसी बंधन में ना हो, केवलिन आदि की उपाधियों दी गई थी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो है वो आदित्यनाथ या ऋषभदेव, इनका नाम है आदित्यनाथ। ये जो महावीर स्वामी थे ये तो 24वें थे और अंतिम 24वें अंतिम थे, और प्रथम थे जो तो आदिनाथ या ऋषभदेव। समझ गए होंगे आप लोग। इसका ऑप्शन है ए। इसका अर्थ होता है विजेता, जिनका विजेता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे।
जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थी। पहली बात तो यही रखेंगे याद कि अशोक के कार्यकाल में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला भी था, सुवर्णगिरी भी था, इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी भी था। ये इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ ये महाभारत काल का है। यहाँ पर पांडवों ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी पहले, बाद में कौरवों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये इंद्रप्रस्थ नहीं था। बाकी उनकी 5 जो राजधानियाँ थी वो देख ले रहे हैं कि क्या क्या था। उसकी 5 राजधानी, इनकी 5 राजधानियाँ यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। देखिए ये है कि उत्तरापद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापद की सुवर्णगिरी जो कि ऑप्शन में है, अवंती, उज्जैनी, प्रासी या पूर्व प्रदेश, पाटलिपुत्र और कलिंग, तोलाफी, तोफाली ये पूछा जाता है। तोसाली जरूर पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी तोसाली। इंद्रप्रस्थ मौर्य राज की एक राजधानी नहीं थी। ये महाभारत काल की है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने बिंदुसार का मतलब किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो बौद्ध इसमें नहीं था बिंदुसार का, लोकायत इसमें भी नहीं था, इसका आजीविका में था। आजीविका संप्रदाय में इसकी रुचि थी। तो देख ले रहे हैं कि ये क्या है। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। आजीविका संप्रदाय के जो प्रवर्तक मक्खली गौसाल थे। आजीविका संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद यानी भाग्यवाद कहा जाता था। इसका जो मत था नियतिवाद, ये भाग्यवाद पर, इसका जो आजीविका संप्रदाय था वो भाग्यवाद पर था। इसी हिसाब से वो चलता था। भाग्य पे लोग बिलीव करते थे, जिसके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित, नियंत्रित या संकलित होती है। मतलब इनका मानना था कि जो भी संसार में आता है उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। वो क्या बनेगा क्या करेगा ये पहले से ही डिसाइड था। इसका ये संप्रदाय इसके मानता था। आगे चलकर जो सम्राट हुए इसी के इसमें सम्राट अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं और इसके बाद ये भाई ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें फिगर ले आऊँगा, तो फिगर रहेगा, पिक रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स और रहेगा तो अच्छा लगेगा। अभी इस PDF में पिक्स नहीं अवेलेबल है, मैं फ़ोटो भी ले आऊँगा ताकि समझने में, जब आप फिगर देख के कोई चीज़ समझते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और डीपली याद रहता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लें कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया। मैं अपना PDF लिंक दूंगा, जिसे भी PDF चाहिए होगा मैं दे दूंगा। तो अभी मैं अपना मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लें। उसके बाद विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो विश्व विरासत स्थल में जो शामिल हुआ है वो नालंदा महाविश्वविद्यालय है, नालंदा महाविश्वविद्यालय। तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ ले रहे हैं। नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 1415 से 1455 के मध्य करवाया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और ये तो इसका वो हो गया। इसके बाद 1200 में बख्तियार खिलजी, इसके लिए ब्लैक डे था। खिलजी के आक्रमण के मध्य इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में जो भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक और 34 सांस्कृतिक एक मिश्रित श्रेणी का। ये डाटा चेंज होता रहता है, तो आप लोग एकदम एग्जैक्ट फैक्ट हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमेशा बदलता रहता है। बाकी अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं PDF दे दूँगा। इस समय पिक भी ऐड है, वो PDF नहीं ओपन हुई। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कल के डेट में जो क्लास होगी उसमें डीपली और पिक सही होंगे वीडियो। आप लोग नंबर ले लीजिए अगर किसी को PDF चाहिए। मेरा नंबर है ये व्हाट्सअप 790 56 94
720। इस पे अगर PDF चाहिए होगा तो किसी भी चीज़ का PDF आप बता दीजिएगा, मैं PDF अप्लाई कर दूँगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट। भाई हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और लाइक कर देना। धन्यवाद।